दिल्ली के संसद भवन में बुंदेलखंड के सर्वाधिक मुद्दे उठाकर ही चर्चा में आए पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने हमारे विशेष संवाददाता अभय रजावत से खोलकर बातचीत की है। इस समय भारत सरकार के 3 मंत्रियों के सदस्य होने के साथ ही संसद में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सचेतक और महोबा हमीरपुर तिंतवारी में लोकसभा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं। उन्होंने केन बेतवा से लगाकर ही महोबा मेडिकल कॉलेज की स्थापना, यहां पर बुंदेलखंड और अलग राज्य का सपना पूरे होने पर विशेष संवाददाता अभय से सीधी बातचीत की है। देखिए, आज हम जिस शख्सियत के साथ में मौजूद हैं, ये इनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। समूचे बुंदेलखंड के साथ पूरे भारत में इनकी ईमानदारी और प्रयत्नशीलता की चर्चे होते रहते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आपका सीधे साक्षात्कार कराते हैं श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह चंदेल साहब से। जी चंदेल साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी बात कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक पारी की शुरुआत कैसे हुई और क्या मकसद था इसके पीछे आपका? देखिए, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र में अपना महोबा जनपद एक छोटा जनपद है और कृषि प्रधान क्षेत्र है। मैं भी मेरा सौभाग्य था कि मैं किसान परिवार से भी आता हूं और बाद में शिक्षा पूरी करने के समय अनेकों अच्छे संगठनों से, अच्छे संतों से, महात्माओं से, अच्छी स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ करके जब लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला तो अनेकों बार छात्र जीवन में, छात्र राजनीति में होने के कारण थोड़ा रुचि बढ़ी। और मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, बल्कि उस दौर में जब पिछला दौर था तो उस जमाने में ये बोला जाता था कि अरे भाई, राजनीति तो लोगों में धारणा थी कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता था। देश को आज़ाद कराने में, देश के विकास में हमेशा सभी लोगों का उसमें योगदान है, सभी वर्गों का, देश के किसानों का, हमारे फौजियों का, हमारे व्यवसायियों का, राजनेताओं का, कर्मचारी, अधिकारी, सभी का। तो हम लोगों के छात्र जीवन से ये मन में आया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया, फिर मैं विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला। तो कई बार आया कि हम लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे, तो बदलाव कैसे होगा। जब नई उम्र होती है तो जोश भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जोश के कारण से हम लोगों को लगा कि हम लोग तो पता नहीं क्या कर देंगे, ये सोच करके हुए। लेकिन घर में सभी लोगों ने हमेशा हतोत्साहित किया कि राजनीति में नहीं करनी है, ठीक नहीं है, इस प्रकार से हो। लेकिन मैं सौभाग्य मानता हूँ कि राजनीति में निश्चित रूप से अगर सेवा करना चाहें तो सेवा का बहुत बड़ा माध्यम राजनीति हो सकती है। सांसद जी, एक सांसद के रूप में अपने डिसीजन मेकिंग पावर को आप कैसे बढ़ाते हैं? लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते हम लोगों को कई बार जो अनुशासन और जो राष्ट्रीय भावनाओं से जो हम लोगों को लोगों ने ओतप्रोत किया, तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि हम लोगों को ढंग से काम करना चाहिए, हमेशा हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग हमेशा अपनी दिनचर्या और मेडिटेशन करना, समय निकाल करके योगा करना, एक्सरसाइज करना। पहले तो हम लोग कई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, लेकिन अब उतना मौका नहीं मिल पाता है, टाइम टेबल थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन इसके साथ हम लोगों ने सोचा कि कैसे हो कि हम लोग पॉजिटिव रहें, हर व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव रहें। तो हम लोगों ने मन में आया कि राजनीति तो करेंगे, लेकिन कितनी भी मजबूरी होगी झूठ नहीं बोलेंगे। सांसद जी, मुझे जानकारी हुई कि भारत सरकार के 3 मंत्रालयों के साथ आप पार्टी के लोकसभा सचेतक भी हैं। ऐसे में सभी चीजों के साथ में पार्टी के लिए समय कैसे निकालते हैं आप? जो पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए काफी उसके कई रोल होते हैं। सबसे पहला रोल तो है एमपी, मतलब वो लॉ मेकिंग टीम का मेंबर होता है। देश के लिए कानून बनाना वो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भारतीय संसद की है। और उस पंचायत का सदस्य बना करके हमारे क्षेत्र के 20 से 25 लाख नागरिकों की भावनाओं और उनके मतदान के कारण से वो जिम्मेवारी दी गई है। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है
कि कानून के निर्माण में अच्छी से अच्छी भूमिका हो और अपने क्षेत्र का जिस का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उन सभी विषयों को उसमें समाहित कराए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। उस काम को हम लोग ढंग से करते हैं और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारी पार्टी इतनी फ्रीडम देती है कि जिस क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके भेजा है उनकी जन भावनाओं के साथ चल करके आप काम करिए। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये भी स्वतंत्रता देती है कि कई बार पार्टी के एजेंडे में भी अगर कोई चीज नहीं है लेकिन अगर वो जनहित में है तो हमारे कार्यकर्ता या हमारे विधायक या सांसद वो काम जरूर करें। एक केन बेतवा परियोजना, इसको बुंदेलखंड की लाइफलाइन भी माना जा रहा है, इन दोनों काफी चर्चाओं में भी है। बुंदेलों को इससे काफी आशाएं भी हैं। सर, क्या माना जाए धरातल पर ये परियोजना का सपना कब तक साकार हो सकेगा? सर्वप्रथम आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया अजीम, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो बहुत बड़ी योजना, देश का पहला 2 नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां एक तरफ राम मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा किया, धारा 370 को खत्म किया और हम लोग पदयात्रा की उस समय, और केन से मंडला से पानी को लेकर के पन्ना और छतरपुर के बॉर्डर पे, और सांकेतिक रूप से हम लोग गए और ओरछा गए बेतवा में, और वो सांकेतिक रूप से वो जल वो मटकी और कलश में लेकर के उसमें प्रवाहित किया, एक जन आंदोलन खड़ा किया, उसकी डिमांड की। सौभाग्य से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मुझे यहां से सांसद की जिम्मेवारी मिली, तो मेरे मन में आया था कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हम लोग घेरते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे सांसद बनाया है, तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि जो हम लोग जिस बात पे विपक्ष को घेरते थे वो काम करें। तो लोग बोलते थे कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको कभी भी कोई सरकार कर नहीं पाएगी, लेकिन जो आज नारा लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, हम लोगों को ये नारे लगने के पहले से विश्वास था कि मोदी जी अगर हैं तो निश्चित रूप से कुछ भी देश में होना संभव हो जाएगा, हर सब कुछ संभव होगा। हम लोगों ने उस बात को उठाया, उसमें सभी प्रकार से लगे और बात के लिए बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैंने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल लगाया, बिल उस पर लगा, उस पर 9 महीने तक संसद में बहस हुई। वो बिल मैं लेकर के आया, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, फिर बाद में उसका समापन भी किया, और देश की सभी पार्टियों के सभी प्रांतों के करीब उसमें 40 से 42 लोगों ने अपना उसमें वक्तव्य दिया कि रिवर लिंकिंग होनी चाहिए, आवश्यक है, 2 नदियों को जोड़ें। एक तरफ जहां बाढ़ से जो तबाही होती है वो बचेगा, बाढ़ के पानी को रोक करके सूखे क्षेत्र में दूसरी नदी में हम लोग डाल सकते हैं। जब ये बात हुई, मैंने उस समय सभी पार्टियों के लोगों को उनकी भाषाओं में, बांग्ला में, तमिल में, तेलुगु में, मलयाली में, हम लोगों ने उड़िया में, हमेशा कई भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करा करके यहाँ के फोटोग्राफ्स की सूखे की तबाही है, बुंदेलखंड में सूखे से क्या हो रहा है, हमारे मवेशी, हमारे उनको पानी पीने को नहीं मिल रहा है, पानी पीने के लिए दर दर भटकते हैं 5 गर्मियों में 5-5, 7-7 किलोमीटर तक, और कई बार दम तोड़ देते हैं। मैंने उसके फोटोग्राफ्स लिए, उसको पूरा एक फाइल बनाई और सभी पार्टी के लोगों को यहाँ का दर्द, बुंदेलखंड का दर्द उनको बताया, और उनको अपनी भाषा में जब वो समझ में आया तो वो लोग, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, उसमें बोले, और हमारे स्पीकर साहब ने उस पर बड़ी लंबी चर्चा कराई, और जब वो चर्चा हुई तो सरकार ने उसमें रुचि ली, और सरकार की मंशा भी थी, मोदी जी करना भी चाहते थे। देश का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, 2 नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है, सौभाग्य की बात है कि हमारे बुंदेलखंड की इस धरती को प्राप्त हुआ है, और 50,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, 44,650 करोड़ के आसपास, और टाइम बाउंड है, केवल स्वीकृत नहीं हुआ, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, उस पर उसको हर प्रकार से सैंक्शन किया, उस पर एक अथॉरिटी बना करके उसको तेजी से काम करने का है, और प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि 2030 तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसको पूरा करके बुंदेलखंड के गांव-गांव तक किसी भी प्रकार से हर घर तक पानी तो अभी पहुंच रहा है, और हर खेत तक पानी केन बेतवा रिवर लिंकिंग से पहुंचाने का सरकार की मंशा है, और ये बुंदेलखंड का सौभाग्य है। जिस दिन केन बेतवा से पानी बुंदेलखंड को मिल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बुंदेलखंड हिंदुस्तान का सबसे संपन्न किसान वाला क्षेत्र हमारा होगा। सांसद जी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड के उत्थान के लिए बहुत से कार्य कर रही है, लेकिन इसी के दूसरी ओर महोबा में चिकित्सकीय सुविधाओं का हाल बेहाल है। यहाँ पर अच्छे हार्ट के सर्जन नहीं है, यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है वो एक पूरा रेफर सेंटर बना हुआ है,
इसका विस्तार करने के लिए या अच्छी सुविधाएं देने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ये चाहती है, पहली बात डॉक्टर्स की कमी पूरी हो, दूसरी चीज आयुष मंत्रालय हम बना करके जो हमारे यहाँ होम्योपैथी के और आयुर्वेद के जो हॉस्पिटल थे, यूनानी चिकित्सा के डॉक्टर थे, सभी को निखारने का काम किया है। समानांतर रूप से महोबा में भी, हमीरपुर में भी, बांदा में, सब जगह इसके हॉस्पिटल चल रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स जब यहाँ आते हैं तो उनका इंटरेस्ट कुछ कम रहता है, उनकी कहीं अपनी कुछ मजबूरियां हैं या उनका कहीं कोई दूसरा मामला है, तो उसके कारण से मुख्यमंत्री जी ने भी अभी एक नियम बनाया है कि जो डॉक्टर्स हमारे रिटायर हो गए उन डॉक्टर्स को अगर वो चाहें तो उनको जितना पेंशन मिल रही है वो पेंशन और प्लस जो पहले अभी वर्तमान में उनको जो सैलरी मिलती थी हम कंटिन्यू करेंगे, उनको पेंशन का भी लाभ मिल रहा है और ऐसे उसको समायोजित कर दिया है, उसको मिक्स कर दिया है कि वो अगर हेल्दी है, काम करना चाहते हैं तो करें। और उत्तर प्रदेश की सरकार डॉक्टर्स को 5-5 लाख रुपए महीने दे करके भी डॉक्टरों की टीम को अभी भी एंगेज किए हुए हैं जो करना चाहते हैं। हम लोगों का ये मैं मानता हूं कि इतना हम लोग मजबूती से अभी तक शायद नहीं हो पा रहे हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि डॉक्टर्स की कमी है। मंशा है कि कोई भी चिकित्सक जो मेडिसिन लिखे वो मेडिसिन उसको हॉस्पिटल के अंदर मिले और उसको दवाएं सरकार से उपलब्ध भी कराई जा रही हैं, लेकिन किसी कारण से या मैं कहूं किसी भी कारण से उसको कुछ लोग कभी कभी शिकायतें आती हैं कि वो पर्चा लिख देते हैं, वो बाहर से दवा उनको लेनी पड़ती है, जबकि उसका भी एक प्रावधान है कि अगर डॉक्टर्स दवा लिखेंगे तो उनके पास नहीं है तो बाहर से दवा मंगा करके उसका बिल लगाएंगे और उस पेशेंट को फ्री में दवा देंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता इतनी सज्जन है कि वो कभी कोई क्वेश्चन नहीं करते उनसे, जब कभी मिलेंगे तो केवल ये बोलते हैं कि ये है, जबकि हम लोगों ने उसको जागरूक करने की कोशिश की कि अगर कोई सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आपको दवा लिख रहे हैं तो आप जाकर के स्टैंड लीजिए और बोलिए कि इसको आप दवा आप जो लिख रहे हैं इसको हमको बाहर से मंगा के दीजिए, क्योंकि आप दवा ले लेते हो कई कुछ 2-4-5% डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो उसका बिल लगा करके फर्जी पेमेंट निकाल लेते होंगे। सरकार ने तो उन मरीजों के लिए सुविधा के लिए काम कर दिया, एक तरफ आयुष्मान भारत कार्ड बनाया कि उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके। पहले हम आप देखते थे कि कोई हमारे गांव के कोई निर्धन बंधु हमारे कोई भी हो, चाहे हमारे जुड़े हुए हों, परिवार के हों, पड़ोसी हों, कोई मजबूरी में अगर उनको रेफर कर दिया जाता था, जैसा कि आपने संवेदना व्यक्त की है जी, मैं आभार प्रकट करता हूं आपका कि आपने बोला कि रेफर सेंटर बन गया है। बहुत दुख की बात है कि अगर कोई एजुकेटेड डिवोटी डॉक्टर होने के बाद भी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर किसी को तत्काल रेफर कर दिया जाए बिना किसी कारण से, तो मैं समझता हूं ये अच्छी चीज नहीं है, ये समाज के लिए भी अच्छी नहीं है, राष्ट्र के लिए भी अच्छी नहीं है, और वो जो चिकित्सा का जो सम्मानित प्रोफेशन है चिकित्सकों का, उसके लिए भी वो अच्छी चीज नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से अभी महोबा में भी कुछ थोड़ी सी शिकायतें समय समय पर मिलती हैं, हम लोग उसको काफी स्टैंड लेते हैं, कई बार प्रयास भी करते हैं, लेकिन सुविधाओं में सुधार हुआ है, कई चीजों में कुछ कमी भी है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बने। मेडिकल कॉलेज बनेगा तो उसमें कई डॉक्टर्स बन के निकलेंगे, जब डॉक्टर्स निकलेंगे तो डॉक्टरों की धीरे धीरे कमी पूरी होगी। आपको पता है कि 14 में मोदी जी की सरकार आने के पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कई गुना बढ़ गए हैं, कई गुना डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, और पॉपुलेशन के हिसाब से हमको हर जिले में मेडिकल कॉलेज चाहिए। हम लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल की कोई गाइडलाइन के आधार पर महोबा में उतने बेड का हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए अभी महोबा और हमीरपुर में अभी थोड़ा सा उसमें कठिनाई आई, बहुत जल्दी वो कठिनाई पूरी हो जाएगी और आगे आने वाले समय में हमको मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा, और मैं समझता हूँ सुविधाओं में भी निरंतर उसमें वृद्धि होगी। सांसद जी, जो कि बुंदेलखंड की जनता बेहद गरीब है, पिछड़ा वर्ग क्षेत्र माना जाता है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर लोग बाग मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र माना गया है। और अभी आप देखते होंगे कि जब प्रसव के दौरान अल्ट्रासाउंड के लिए महिलाओं को जाना पड़ता है अस्पतालों में, और ऐसे में अल्ट्रासाउंड कक्ष होने के बावजूद उसको चालू ना किया जाना, ये कहीं ना कहीं गरीब जनता के प्रयास से शोषण हो रहा है। तो इस पर क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे आपके द्वारा? क्या है कि कई बार आप देखते हैं कि कहीं हॉस्पिटल्स में रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, कई बार आप देखते हैं किसी मशीन हमारे पास ऑपरेटर की कमी है, बहुत बार ऐसा होता है। ये प्राय अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कभी कभी अगर होता है तब तो मैं इस बात को समझ सकता हूं
कि व्यवहारिक कठिनाई है। कई बार होता है, हम लोग, आपके पास इतनी बड़ी टीम होती है, कई बार आपके पास कैमरे ज्यादा होंगे, कैमरामैन कम होते हैं, कई बार हम लोगों के पास कार कम ज्यादा है। कहने का मेरा तात्पर्य, अगर वो कभी बाई चांस कभी मजबूरी है तो उसको तो मैं मानता हूं कि वो, लेकिन अगर वो प्रायोजित है या उस पर भ्रष्टाचार की दृष्टि से ऐसा है, या लोगों को परेशान करने के लिए, या बाहर मेडिकल स्टोर से या किसी पैथोलॉजी से कमीशन खाने के लिए अगर डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर ऐसी चीजों की जानकारी कभी आपसे मिले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि जरूर जानकारी लगे, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड की किसी भी हमारे सामान्य साधारण कोई भी व्यक्ति हो, उसका शोषण नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद जी लगातार महोबा को उभारने का कार्य किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार असीम संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, इस पर आपका क्या मानना है? लेकिन सरकार की जो मंशा है, हर क्षेत्र में सुधार करना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना, और पूरे देश की हर पर्यटन की संभावनाएं, सांस्कृतिक संभावनाएं, शिक्षा की संभावनाएं, सभी को उभारने की इच्छा है। और बुंदेलखंड के में असीम अवसर है पर्यटन के क्षेत्र के लिए। आप देखते हैं कि बुंदेलखंड में हमारा संसदीय क्षेत्र, हमारा हमीरपुर यमुना और बेतवा का संगम है। हमारे यहाँ तिलवारी में आप देख रहे हैं यमुना जी किनारे किनारे से बह रही हैं। हमारे यहाँ महोबा में बहुत प्राचीन काल से, मतलब मैं कहूँगा 8वीं 7वीं शताब्दी से यहाँ पर इतने बड़े बड़े चंदेलकालीन सरोवर, मंदिर, अभी आप सूर्य मंदिर देख रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की भी मंशा है कि पर्यटन को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब लोकार्पण करने के लिए आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि बुंदेलखंड में इतने किले हैं, महल हैं, इन पर जितने भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं दुनिया में, जनरली यूरोपियन, हम लोग बोलते हैं कि यूरोप में यहाँ का किला, वहाँ का किला, किसी भी कंट्री में आप देख लें, जो किले हैं उनसे कई गुना ज्यादा बड़े और ज्यादा मजबूत किले हिंदुस्तान में हैं, वर्षों पहले से उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ कीरत सागर और मदन सागर रावतपुरा का मंदिर, इसके लिए मैं भारत सरकार से 7 करोड़ रुपए लेकर के आया था पहले 2017-18 में। हमारे हमीरपुर में, चरखारी में, तिदवारी में, आप जहां भी आप देखें अनेकों मंदिर। हमारे जैसे भी खंडे का मंदिर है, खंडे में बहुत अच्छा मंदिर है, उस मंदिर के लिए भी 50 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। अपने यहाँ गुरु गोरखनाथ जी के गुखार पहाड़ के लिए आपको पता है 50 लाख रुपए पहले मिला था, 7.5 करोड़ रुपए उसके आसपास पहले लग चुका था, अभी 10 करोड़ रुपए वहां के उसके लिए तत्काल सिर्फ आवंटित किया गया है और उस पर भी आगे विकास का काम चल रहा है। असीम संभावनाएं हैं। चरखारी के तालाब हैं, महोबा के तालाब हैं, हमारे राठ, हमीरपुर, मतलब तिलवारी, कहीं भी आप देख लें, अनंत संभावना है और सरकार उनको उभारने का काम कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के चल रही है। सांसद जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में ऐसे प्रोडक्ट कौन से हैं जिनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाना है? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आदरणीय योगी जी ने बहुत अच्छा उन्होंने एक निर्णय लिया। हर एक जनपद एक उत्पाद, उसमें हमीरपुर में भरुआ सुमेरपुर की चमड़े की जूती ली। महोबा जनपद में जो लिया गया वो हमारे यहाँ गौरहारी में जो गौरा पत्थर होता है, तो उसमें गौरा पत्थर को लिया गया उसमें, और उससे जो गौरा पत्थर के जो हमारे मूर्तियां बनती हैं, कुछ खिलौने बनते हैं, बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की एक रेप्लिका बना करके लोग देने का काम करते हैं। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ पर गौरा पत्थर लिया गया, और जब से लिया गया है इसको काफी द्रुत गति से इसको बढ़ाया भी जा रहा है। यहां तक कि भारतीय रेल ने भी रेलवे स्टेशन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए काउंटर बनाया है, और उसको भी ये बोला गया है कि जो ओडीओपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी हमारे हथकरघा से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे हैंडीकैप से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग उस चाहे तो 3-3 महीने के लिए उस दुकान को, शॉप को ले सकते हैं और उस पर अपना एक डिस्प्ले करके अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं और यहाँ के उत्पाद को बढ़ा सकते हैं। बांदा में सजल पत्थर को लिया गया, तो कहने का मतलब बहुत अच्छी एक पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है और बड़े अच्छे उसके परिणाम निकल रहे हैं। सांसद जी, जैसे अभी आपने बात करी गौहारी के गौरा पत्थर की, वो चरखाई तहसील के अंतर्गत आता है, जिसको चरखाई तहसील को बुंदेलखंड का कश्मीर भी बोला गया है। यहाँ से आपके 2 विधायक, एक एमएलसी का निवास भी है, लेकिन क्या वजह रही क्या नगर निकाय के, तो इतना होने के बावजूद पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीत सका?
कहाँ मानते हैं कहाँ चूक हुई है पार्टी से? देखिए, जब कोई कार्यकर्ताओं के प्रयास में कोई कमी नहीं है, हमारी पार्टी की नीतियों में कोई कमी नहीं है, हमारे नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। नगर पंचायत का जो चुनाव है, नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है, इसमें स्थानीय मुद्दे भी बहुत मायने रखते हैं। और स्थानीय मुद्दे जब होते हैं तो इसमें आप देखते हैं कई बार पार्टी का सिंबल पर चुनाव नहीं होता। जैसे सभासद जो लोग चुनाव लड़ते हैं, कई बार होता है, जैसे हम महोबा में नगर पालिका बहुत अच्छे से जीते, हम लोग हमीरपुर बहुत अच्छे से जीते, हम लोग राठ बहुत अच्छे से जीते, सरीला जीते, गुहान जीते, कुलपहाड़ जीते, सभी जगह हम जीते। लेकिन हमारे सभी सभासद नहीं जीत पाए। कुछ जगह हम लोग सभासद बहुत जगह जीते हैं, पहले से 2 गुना 2.5 गुना लोग जीते हैं। हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। मैं प्रश्न को घुमाऊंगा नहीं, आपने अभय जी बोला है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे किसी भी सिस्टम में हमारे कार्यकर्ताओं में कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर के हो सकता है वो उतना परिश्रम ना कर पाए हो, परिश्रम में कोई कमी रह गई हो, इसलिए परिणाम एक जगह पर अनुकूल ना निकला हो। लेकिन मैं समझता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। अगर चरखारी या जो हम लोग जैसे चुनाव हारे, अगर हम वहां चुनाव जीतते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि चरखारी का विकास और तेज गति से होता। सांसद जी, लगातार लोकसभा में आप सबसे ज्यादा बुंदेलखंड के मुद्दे उठाने वाले सांसद हैं, जनता के लिए काम करते हैं, बेहद ईमानदार, आपकी ईमानदारी चर्चा हर जगह पर है। लेकिन इन्हीं के साथ में कुछ लोगों द्वारा एक बात कही जाती है कि सांसद जी का फोन नहीं उठता। तो क्या माना जाए, ये फोन लगातार कब से उठने लगेगा और क्या वजह रहती है इसकी? मैं सबसे पहली बात अभय जी, मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं कि जिन लोगों ने, सम्मानित मतदाताओं ने मुझको चुन करके भेजा है, मैं सही बात को स्वीकार करूं। अगर शायद मैं स्वीकार ना करता होता, मैं इथिक्स और वैल्यूज पे काम करने वाला आदमी हूं। और हमारे घुट्टी में हमारे माताजी पिताजी ने भी यही सिखाया, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी यही सिखाया, विद्यार्थी परिषद ने भी यही सिखाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी यही सिखाया कि झूठ बोल के काम नहीं करना है। सांसद आज हैं, कल रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे एक दिन के लिए भी जिम्मेवारी सौंपी है, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं लगनी चाहिए कि मैंने ऐसे आदमी को सांसद बना के भेजा था जो अपने को साबित करने के लिए झूठ बोलता रहा। मैं अभी कैमरे में आपसे लाइव मैं स्वीकार करता हूं कि मैं 100% फोन नहीं उठा पाता हूं, बल्कि मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि हो सकता है कि मैं 50-60% फोन ही उठा पाता हूं, जवाब दे पाता हूं। यह हिम्मत अन्य पार्टी के जनप्रतिनिधियों में नहीं होती है। मेरे पास ये हिम्मत है क्योंकि ईमानदारी से, शुचिता के साथ, बड़े मन से काम करता हूं। तो मैं, अगर गलती कोई होती है तो उसको मैं साफ स्वीकार करता हूं। हमारा नेतृत्व भी जानता है, हमारे कार्यकर्ता भी जानते हैं। लेकिन एक बात आपके कैमरे में बोल रहा हूं, अगर फोन उठता है तो 100% सबका उठता है, और नहीं उठता है तो चाहे मेरे माताजी का हो, पिताजी का हो, हमारे अधिकारी गणों का हो, हमारे नेतृत्व का हो, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का हो। वो होता है, हम लोग बाद में जब मिस्ड कॉल देखते हैं, कई बार बात कर पाते हैं, कई बार कई चीजें होती हैं। और ये मेरे बारे में इसलिए भी प्रचारित है कि जब लोग बोलते हैं तो मैं तुरंत बोलता हूं कि हाँ, आपकी बात सही है। बोले आप 100% फोन उठाते हैं? मैंने नहीं उठा पाता भाई। और मैं इस बात को मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि समय की मर्यादा, उतना ही समय है। मैं पार्लियामेंट में भी रहूंगा। पार्लियामेंट का आप मेरा रिकॉर्ड चेक करिए। पार्लियामेंट में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चर्चाओं में, अगर आप नाम देखेंगे, आप नेट पे खोलेंगे तो आपको हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद का आपको उसमें नाम दिखाई देगा। तो हमारे क्षेत्र के लोग ये भी बोलते हैं कि सांसद जी, फोन आप बहुत उठाते हो, अगर कभी कम भी उठे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुद्दे आप पार्लियामेंट में उठा रहे हो तो हमको खुशी होती है। इसी के लिए आपको भेजा है, आपको हमने इसलिए प्रतिनिधि बनाया है। तो आप वहां कोई ऐसा मुद्दा अछूता नहीं जिसको भारत की संसद में यहां से ना उठाया गया हो। सांसद जी, आपसे आखिरी सवाल, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, क्या यह सपना कभी बुंदेलों का साकार हो सकेगा? देखिए, हम लोग बड़े ईश्वरवादी लोग हैं और राष्ट्रवादी लोग हैं। ईश्वर की मर्जी होगी और राष्ट्र हित में होगा और हमारे क्षेत्र के हित में होगा तो ये सपना 100% पूरा होगा। और ये सपना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर पाएगी। इसके अलावा किसी दल में हिम्मत नहीं है ये सपना पूरा कर पाए। दूसरे दल के लोगों में हिम्मत नहीं है कि इस मुद्दे को उठा दें। आपने देखा, भारत की संसद में मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया, अन्य पार्टी के लोगों ने नहीं उठाया।
पहले भी नहीं उठाया, अभी भी नहीं उठाया। वो नीचे बोलते रहते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड है, मैंने मांग रखी। क्यों मैं मांग रख पाया? मैं इसलिए मांग रख पाया कि हमारा नेतृत्व हमको स्वतंत्रता देता है कि आपके मतदार क्षेत्र में, जो आपका मतदान क्षेत्र है, आपका संसदीय क्षेत्र हो या आपका विधानसभा क्षेत्र हो या कुछ भी हो, हर लोगों के लिए, तो आपको यह अधिकार देता है कि जो वहां की आवश्यकता उस बात को उठाइए। और मैं आभार प्रकट करता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी को कि हमारे यहां कोई भी चीज हो, हमारे पार्टी के एजेंडे में जो है, अगर नहीं है तो हमारी पार्टी इतने खुले और विशाल मन से काम करती है कि हम बोलती है कि अगर हमारी घोषणा पत्र में कोई चीज है या नहीं है, तो कभी भी कोई चीज अगर जनहित में है, राष्ट्रहित में है, उसको 100% जो है काम करते हैं। हमने उत्तराखंड बनाया, हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हमने झारखंड बनाया, हमने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने। मेरी कोई पहचान नहीं, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों छोटे राज्य बनाए। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है। तीनों राज्य आज सफल हैं, तीनों में शांति है, अमन है, चैन है। कांग्रेस ने नकल उतार करके एक राज्य बनाया, वो आपको पता है कौन सा बनाया? तेलंगाना। और आप देख रहे हैं कितना खूनी संघर्ष हुआ। और आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में युद्ध जैसी स्थिति रहती है, संसाधनों को लेकर के कब्जे जैसी प्रवृत्ति रहती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहां पर अनेकों प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। वहां वो उन्होंने क्या किया? जनभावनाओं के अनुरूप नहीं बनाया। हम लोगों ने हमेशा ये मांग की है कि हमारा बुंदेलखंड अलग संस्कृति है, अलग हमारी अलग बोली है, भाषा है। दुर्भाग्य से हम लोग देश आजाद होने के बाद कालांतर में हम लोग सब एक थे, वो दो प्रांतों की सीमा में हम विभक्त हो गए। छतरपुर हो मध्य प्रदेश में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, महोबा हो। अब आप ऐसे ही आप देख सकते हैं कि महोबा हमारे पूर्वजों की धरती है। हमारे पूर्वजों ने जैसे महोबा को संवारा, ऐसे उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया, ऐसे उन्होंने कालीजर में दुर्ग बनवाया, ऐसे उन्होंने 7,200 तालाब में बड़े बड़े सरोवर बनवाए, जो बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, बड़े बड़े मंदिर बनवाए। वो सभी बने, गांव गांव में है, सब जगह है। लेकिन हमारा वही क्षेत्र वही दो हिस्सों में बट गया। हमारी बोली भाषा, रिश्ते नाते, हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार मनाने का तरीका सब हमारा एक है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं भावनाओं का प्रदेश बने। ये ना हो कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश का अलग हो गया, वो हमारा भावनाओं का प्रदेश नहीं होगा। भावनाओं का प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही भावनाओं का बुंदेलखंड बनाएगी और निश्चित रूप से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। तो ये थे महोबा हमीरपुर के लोकसभा सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल साहब। इनसे हमने कई क्वेश्चंस करे, उन्होंने उसका बेबाकी के साथ आंसर दिया है और आगे भी सांसद से रूबरू होंगे, अन्य विषयों को लेकर के होंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई भी विषय है जिसको आप सांसद माननीय सांसद जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। खास खबर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।